अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंध आर्म्स एक्ट सेक्शन 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 3 से ऑनवर्ड जितने भी सेक्शंस हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। प्रीवियसली हमने सेक्शन 1 और 2 पढ़ा, जिसके अंदर प्रीएम्बल को समझा, पर्पस ऑफ दिस एक्ट को समझा और साथ ही साथ डेफिनेशंस क्लियर की कि क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स जो है वो क्लियर किए गए इस एक्ट के अंदर, सिंध आर्म्स एक्ट के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेक्शन 3 से आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 3, एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस, इस चैप्टर को हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन 3, जो बात करता है किस चीज़ की। इस चैप्टर का नाम है एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी असलहे को अक्वायर करना या उसकी पोजेशन रखना। अब असलहे के अंदर इसने आर्म्स को भी कह दिया कि आर्म्स को अक्वायर करना या फिर गोला बारूद को अक्वायर करना। तो हमारे पास जो सेक्शन है ये है लाइसेंस फॉर acquisition and possession of firearms and ammunition। ठीक है, सेक्शन 3 ने ये कहा। अब सेक्शन 3 की जो वर्डिंग है ये हमें क्या बताती है? सेक्शन 3 की वर्डिंग को अगर हम गो थ्रू करें, कह रहे हैं कि नो पर्सन शल अक्वायर पजेज और कैरी एनी फायर आर्म। अब ये चैप्टर किस चीज़ से डील कर रहा है? ये चैप्टर डील कर रहा है आपका जो है एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन। आर्म्स तो सिंपली ऐसे आर्म्स भी हो सकते हैं कि जिसकी गोली लगने से बंदा मरे, जिसकी गोली लगने के बाद पता चले कि वो गोली डायरेक्ट अंदर गई है उस बॉडी पार्ट के अंदर, लेकिन बॉडी की स्किन रप्चर नहीं हुई, बॉडी की स्किन डैमेज नहीं हुई, बॉडी की स्किन जली नहीं। लेकिन फर्दर इस सेक्शन के अंदर तो हमें फायर आर्म का जिक्र मिला, यानी कि चैप्टर के अंदर बात कुछ और कर रहा है, सेक्शन रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर बात कुछ और कर रहा है। सही है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 की वर्डिंग को। कैरी एनी फायर आर्म एंड एमिनेशन अनलेस अ लाइसेंस इज इशूड टू हिम इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स। यानी कि इस एक्ट के रूल्स भी हैं, इस रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से किसी भी शख्स को एक लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, रूल्स के अंदर इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एक्ट के अंदर बता दिया गया है कि कब कब किस शख्स को लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। प्रोवाइडेड डेट, लेकिन अगर कोई भी शख्स बिना किसी होल्ड किए लाइसेंस कैरी करता है कोई भी फायर आर्म या एमिनेशन इन द प्रेजेंस और अंडर रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस बाय सच होल्डर, उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ फायर आर्म्स इज अलाउड टू एनी पर्सन एट एनी टाइम शल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। अब यहाँ पर इसने एक चीज़ क्लियर की कि अगर लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है कि किस शख्स को लाइसेंस ग्रांट करना है तो उस शख्स को लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको लाइसेंस ग्रांट करना ही नहीं है, तो उसको किस सूरत में लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है? उसको किस सूरत में वो जो है पोजीशन रख सकता है, अक्वायर कर सकता है उस फायर आर्म की? जब एक होल्डर ऑफ लाइसेंस क्या करते हैं, रिटन अथॉरिटी के अंदर उसको जो है क्या करते हैं, अथॉरिटी दे दे उस पर्टिकुलर आर्म की पोजीशन होल्ड करने के लिए। अब कोई भी शख्स कब देगा? बिलफर्ज मेरा कोई सगा भाई है, कोई शादी वगैरह है, कोई भी इवेंट है, तब मैं अपनी लाइसेंस पिस्टल उसको दे सकता हूँ। लेकिन अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं मैं भी होऊंगा। सेकेंडली, कि अगर मुझे अपने आर्म को जो है रिपेयर करवाना है,
रिपेयर करवाने के लिए जब मैं जाऊंगा शॉपकीपर के पास तो डेफिनेटली वो ये कहेगा कि 1-2 दिन बाद आइएगा, तो हो सकता है मैं क्या कह दूँ, मैं उसको रिटर्न में लिख कर दे दूँ कि मैंने किस पर्पज़ के लिए उसको वो गन, लाइसेंस्ड गन दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात की गई सब क्लास 1 के अंदर कि नो पर्सन शैल अक्वायर और परचेज कैरी और फायर आर्म एंड एमिनेशन अनलेस अ लाइसेंस इज इशूड। अब यहाँ पर बात तो की जाएगी लाइसेंस इशूड की, लाइसेंस कब कब किस किस को इशू किया जा सकता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो है हमें बताता है कि कब कब इशू किया जा सकता है, तो इसको आपको रिलेट करें सेक्शन 8 के साथ, जो बात किस चीज़ की करता है कि प्रोहिबिशन एंड एक्विजिशन ऑफ पोजेशन एंड सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सनस, के किन किन को ग्रांट नहीं किया जा सकता लाइसेंस। तो सेक्शन 8 ने तो ये बात की कि किन किन शख्स को, कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं कि जिनको लाइसेंस ग्रांट हरगिज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रांट किसको किया जाएगा ये भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, सेकेंडली उसकी एज कितनी होना चाहिए, एज पर सेक्शन 8 उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स और नॉट लुनेटिक, ठीक है, पागल दीवाना शख्स ना हो, और उसके अलावा एनी अदर डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट ने पर्टिकुलर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो कि वो लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर वेपन नहीं रख सकता, तो फिर वो शख्स वेपन नहीं रख सकता। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर, सेल, आर्म एंड एमिनेशन। लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर, सेल of arms and ammunition। सेक्शन 4 ने क्या बात की, सेक्शन 4 कह रहा है नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट, रिपेयर और टेस्ट। कोई भी शख्स ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना सेल कर सकता है, और ना ही रिपेयर कर सकता है, और ना ही उस वेपन को टेस्ट कर सकता है। ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम एक ऐसे इदारे के हैं या फिर एक ऐसे शॉपकीपर के हैं कि जहाँ पर आप अक्सर देखते हैं कि ये तो गन्स की लाइसेंस है, तो उसको भी एक सेपरेट लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। फिर फर्दर एक्सपोज और ऑफर टू सेल और ट्रांसफ़र और पोजेस फॉर सेल, ट्रांसफ़र, conversion, repair any firearm or any other arms specified described under or any ammunition unless he holds a license issued in accordance with this act। यानी कि जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, किस चीज़ का लाइसेंस, ये वाला लाइसेंस नहीं, ये वाला लाइसेंस जब भी आप लेंगे तो ये तो सिर्फ आपको एक गन होल्ड करने के लिए मिलेगा, एक वेपन होल्ड करने के लिए मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का, सेल करने का, किसी भी आर्म या एम्यूनिशन के लिए, उसके लिए सेपरेट लाइसेंस होता है। कौन सा होता है जी, ठीक है, सेपरेट लाइसेंस होता है। तो उस सेपरेट लाइसेंस होगा, वो सेपरेट लाइसेंस अगर उसके पास होगा तो वो ये चीज़ें कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट, रिपेयर और टेस्ट, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। प्रोवाइडेड डेट अ पर्सन मे सेल, ट्रांसफ़र एनी आर्म्स, एम्यूनिशन विच ही लॉफुली पजेस फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज़। यानी इससे हट के इसके एक्सेप्शन भी इसी आर्टिकल के अंदर आ गई, इसी सेक्शन के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि जब भी एक्सेप्शन की बात की जाएगी तो उसकी एक्सेप्शन उसी सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगी आपको। तो एक्सेप्शन क्या कहती है कि इससे हटके अगर कोई शख्स है जिसके पास उसका पर्सनल वेपन है तो वो तो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, अगर वो उसका लॉफुल पजेजर है, टू एन अदर पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू दिस एक्ट, लेकिन किसी ऐसे शख्स को जो कि इंटाइटल्ड होगा, जो कि डिस्क्वालीफाइड ना होगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं सेक्शन 5, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। कब कब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं लाइसेंस्ड वेपन्स का, और कब कब आप नहीं कर सकते। अब इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी सेपरेट लाइसेंस होगा। किस तरीके से सेपरेट लाइसेंस होगा? डेट मीन्स के अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, अगर आपने क्या करना है ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 6 की बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल और प्रोहिबिशन आर्म्स एंड एमिनेशन। कब कब आपको प्रोहिबिशन मिल जाएगी? देखिए प्रीवियस जो सेक्शन था वो किस चीज़ की बात कर रहा था? ये बात कर रहा था लाइसेंस की, कि लाइसेंस कब कब इशू किया जाएगा, किसके लिए? मैन्युफैक्चर के लिए, सेल के लिए, आर्म्स एंड एमिनेशन के लिए। लेकिन इसको को रिलेट करें किसके साथ? आप इसको को रिलेट करें सेक्शन 6 के साथ। तो सेक्शन 6 क्या बात करेगा? इसी सेक्शन को हम को रिलेट करेंगे किसके साथ? सेक्शन 6 के साथ, जो क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर और सेल। ठीक है, अब सेक्शन 6 को ज़रा देखें तो क्या बात करता है? नो पर्सन शैल अक्वायर, पजेस, कैरी, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफ़र, रिपेयर। वही बात आ गई जो सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। सारे इसके जो इसेंशियल्स हैं, इसेंशियल ऑफ द सेक्शन वही है। फिर बात करता है कि एक्सपोज, ऑफर, पजेस, सेल, ट्रांसफ़र, रिपेयर और टेस्ट एनी प्रोहिबिशन प्रोहिबिटेड आर्म, प्रोहिबिटेड एमिनेशन अनलेस ही हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली अथोराइज्ड अंडर द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोहिबिशन जनरल प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन कब होगी? कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हो पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए। कौन कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हम उसको कहते हैं जो कि फौज के आर्टिकल्स हैं, मिलिट्री के आर्टिकल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के आर्टिकल्स हैं, कि जो कि जर्नली नॉर्मली एक सिटीज़न के पास हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो हमारी मिलिट्री है वही यूज़ कर सकती है, आर्मी है वही यूज़ कर सकती है। ठीक है, इस तरीके के बॉम्ब्स हैं, तोपें। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? अगर गवर्नमेंट उसको अथोराइज़ कर दे तो फिर तो चलो ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड एट ऑल द सेम लाइसेंस इन प्रोहिबिशन वेपन issued under the provision of Pakistan Army Act 1965 to the extent of provision of sin shall continue to remain valid unless renewable of cancellation of cancelled under this act। यानी कि ये जो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके तहत किसी भी शख्स को इशू किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जब इशू करेगी, अगर पाकिस्तान आर्मी इशू करती है तो इस तरीके से इशू करेगी। उसके बाद आ जाएं सेक्शन नंबर 7 की तरफ। प्रोहिबिशन टू सेल ट्रांसफ़र फायर आर्म विदाउट आइडेंटिफिकेशन मार्क। प्रोहिबिशन ऑन सेल और ट्रांसफ़र विदाउट आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क किस तरीके से? देखें, हर आर्म के ऊपर एक नंबर भी होता है, हर आर्म के ऊपर एक जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है। तो ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल ऑब्लिगेट, रिमूव, मॉडिफाई, फोर्ज एनी नेम, नंबर। आ गई बात किस चीज़ की? नेम की, नंबर की और आइडेंटिफिकेशन मार्क की। अब सेक्शन 7 तो सिंपल ये कह रहा है कि कोई भी शख्स मिटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता, ऑब्लिगेट का मतलब मिटाना, और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, और उसको फोर्ज भी नहीं कर सकता। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कि स्टैम्प्ड होता है फायर आर्म के ऊपर।
फायर आर्म के ऊपर एक स्टैम्प मोहर लगी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको नेम को या नंबर को, जो कि नंबर होता है हर पिस्टल पर, हर वेपन पर, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। नो पर्सन शल सेल ट्रांसफर एनी फायर आर्म विच डज नॉट बेयर द नेम मार्क, यानी कि कोई भी शख्स खरीदेगा भी नहीं, सेल भी नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो। लेकिन अगर फर्दर प्रोवाइडेड, क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड रिगार्ड ऑफ एनी पर्सन हु पजेजेस एट एनी कमेंसमेंट अंडर दिस एक्ट एनी फायर आर्म विदाउट सच नेम नंबर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड अदरवाइज शोन देयर टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन shall not take effect unless the expiry of 1 year from the date of such commencement। यानी कि अगर ये कानून पास होने से पहले अगर किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने जो है ख़रीद लिया, 2013 में ये कानून पास हुआ है तो 2011-12 में ख़रीद लिया, तो फिर ये है कि चलो ठीक है 1 साल तक वो जो है रख सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कानून पास हो गया, तो फिर क्या करना है। अब प्रीवियसली अगर कोई शख्स मैन्युफैक्चर कर चुका है, प्रीवियसली अगर कोई शख्स क्या कर चुका है, पर्टिकुलर वेपन जो है वो किसी से ख़रीद चुका है या सेल कर चुका है, ट्रांसफ़र कर चुका है, तो डेफिनेटली बात है वो क्या करेगा, वो उसको गवर्नमेंट को दे भी सकता है, गवर्नमेंट को सेल भी कर सकता है, या फिर उसको दोबारा से जो है उस शख्स को वापस भी कर सकता है। लेकिन वापस कर दें, जाहिर सी बात है कि वो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है प्रोहिबिटेड ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन, सेल, ट्रांसफ़र ऑफ फायर आर्म सर्टेन क्लासेस टू ऑफ पर्सन। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन और सेल और ट्रांसफ़र टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन। सेक्शन 8 क्या कहता है, देखें सेक्शन 8 कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शल, क्या कह दिया पहले इसने पहले कह दिया नो पर्सन शल, मैंडेटरी प्रोविजन आ गया कि किसी भी शख्स को नहीं दिया जा सकता। क्या नहीं दिया जा सकता, नो पर्सन शल हु इज़ बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। पहले तो ये कह दिया कि भाई कोई भी शख्स 25 ईयर्स से कम नहीं होगा, 25 साल से कम का कोई भी शख्स नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या कह दिया कि हु इज़ नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, यानी कि ये एक क्या है, ये एक तो मैंने बताया आपको कि सिंध आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं हम, दैट मीन्स कि दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल इन सिंध, ठीक है। हु इज़ नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, हु इज़ नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध। ये किस तरीके से पता चलेगा, उसका डोमिसाइल पीआरसी देखकर। फिर उसके बाद हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मोरल लैप्सेस, कन्विक्टेड फॉर वायलेंस और मोरल लैप्सेस, ठीक है। यानी कि समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर डर खौफ व हिरास फैलाने के लिए कन्विक्ट हुआ हो, या वायलेंस क्रिएट करने के लिए कन्विक्ट हुआ हो, ठीक है। लैंडिंग इम्प्रिजमेंट फॉर द मिनिमम टर्म 6 months ड्यूरिंग द स्पैम ऑफ 5 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, यानी कि मिनिमम जो उसको सेंटेंस ग्रांट की गई है वो कितनी ग्रांट की गई है, 6 months। कम से कम अगर 6 महीने की भी सज़ा उसको आई है तब भी उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 8। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड एग्जीक्यूट अंडर चैप्टर 8 ऑफ द CRPC अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर। अगर किसी ने प्रिवेंटिव ऑफेंसेस, यानी कि प्रिवेंटिव ऑफेंसेस के तहत चैप्टर 8 के तहत उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, चैप्टर 8 के तहत उसके ऊपर कोई केस कर दिया जो कि सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस के लिए होता है, तो फिर भी उसको लाइसेंस हरगिज़ ग्रांट नहीं किया जाएगा। फिर फर्दर अक्वायर, पजेस, कैरी ऑन आर्म, सेल, ट्रांसफ़र एनी फायर आर्म
convert, repair or test any firearm or any other person whom he knows or has reason to believe. फिर आगे बता रहा है कि reason to believe यानी उसको यकीन है इस बात का, to be prohibited from acquiring firearm, यानी इन सब क्लासेस से हट के अगर किसी शख्स को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को ये सेल कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या जो है टेस्ट करवा रहा हूँ, जिसको वो जानता है कि वो उसके लिए प्रोहिबिटेड है कि भाई ये शख्स जो है कन्विक्टेड था, ये शख्स जो है वो परमानेंट मेंबर ऑफ सिंध नहीं है, टू बी प्रोहिबिटेड अक्वायरिंग, पजेसिंग, कैरिंग एनी फायर आर्म एमिनेशन, टू बी अनसाउंड माइंड। इसने फर्दर क्लियर किया कि इन सब से हट के कोई और क्लास अगर है तो वो क्या है, अनसाउंड माइंड। और फिर क्या कह दिया, अनसाउंड माइंड हो एट द टाइम ऑफ सच सेल ट्रांसफ़र, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, सब क्लास 1, अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द प्रिस्क्राइब एज कंडीशन फायर आर्म एज मे बी रिकमेंडेड ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग यूज़ ऑफ फायर आर्म्स, यानी कि कोर्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर अगर उसकी एज बताई गई है तो वो कितनी होगी। अब देखें मिसाल के तौर पे बिलफर्ज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स है, उसकी जॉब लग जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर उसकी जॉब लगती है बिलफर्ज और उसकी एज है 23, 24, तो क्या उसको आम नहीं मिलेगा? मिसाल है, फॉर एग्जांपल सीएसपी एक शख्स जो है सीएसएस पास करके एसपी लग गया और उसकी एज 24 है, तो क्या उसको आम नहीं मिलेगा? सिंध आर्म्स ने तो ये कह दिया कि लाइसेंस इशू किया जाएगा। कब लाइसेंस इशू किया जाएगा? आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। देखें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? क्योंकि देखें यहाँ पर बात की जा रही है लाइसेंस की पर्सनल यूज़ की। किसकी बात की जा रही है? लाइसेंस ऑफ द पर्सनल यूज़। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कि फायर आर्म ग्रांट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? एक शख्स को सर्विस के लिए। पाकिस्तान की पुलिस फोर्स का एक वो मेंबर बन चुका है, तो उसको जो लाइसेंस इशू किया जाएगा वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए इशू नहीं किया जा रहा, वो उसकी सर्विस के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसको हम सर्विस गन कहा जाता है, जो कि वो डेली बेसिस पे अगर वो सुबह आता है तो वो सुबह लेगा और जब रात को ड्यूटी से ऑफ देगा तो वो सबमिट भी करेगा। कहाँ पर? उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारा कुछ जो सिंध आर्म्स एक्ट है ये डील कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है? इसका होम डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट ही चेंज है। और वो जो पुलिस का बता रहा हूँ तो उसके जो रूल्स हैं वो पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स 1934 के अंदर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर आर्म्स। लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर आर्म्स। अब सेक्शन 9 को ज़रा पढ़ें तो सेक्शन 9 थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या कह रहे हैं? नो पर्सन शैल ब्रिंग इनटू और टेक आउट सिंध और इट्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट से भी आउट नहीं ले जा सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट से चलो आउट ले भी जाता है तो वो सिंध से बाहर नहीं ले जा सकता आर्म एम्युनिशन अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड अकॉर्डिंग विद द इंजंक्शन ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइडेड डेट। लेकिन अगर प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट पजेज आर्म और एम्युनिशन में विदाउट अ लाइसेंस ब्रिंग इनटू और टेक आउट सिंध जस्टिफाइबल क्वांटिटीज़, यानी कि अगर वो सिंध से बाहर लेके भी जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता भी है। यहाँ पर किस चीज़ की बात है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। तो हम डील कर रहे हैं किस चीज़ की बारे में? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। तो अगर वो सिंध से बाहर लेके भी जाता है तो उसके पास जस्टिफाइबल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि बिलफर्स 20, 30 या 10 समझ में आता है। लेकिन अगर वो लेके जा रहा है भाई ट्रक के ट्रक भर के, तो फिर ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर उसके पास ऐसा कुछ है भी तो उसको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, ये इसका सब क्लास भी पढ़ लीजिएगा। बोनाफाइड टूरिस्ट के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी शख्स अगर बोनाफाइड पर्टिकुलर जो है बार बार आता रहा है पाकिस्तान के अंदर, 3 टाइम से ज़्यादा बार आया है और 6 महीने से ज़्यादा रुका है। ठीक है, यहाँ पर बात इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें कि हमें क्या बोल रहा है कि बोनाफाइड टूरिस्ट है एक शख्स, बोनाफाइड टूरिस्ट है। एनी सच गजट फेडरल गवर्नमेंट ने उसको अलो किया है, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ फॉर दैट कंट्री टू पजेस ammunition may without a license under this section according with the such kind of explanation. The tourist means a person not being a citizen of Pakistan visiting maximum period for 6 months, यानी कि वो 6 महीने से ज़्यादा
विजिट करता रहा है कंटिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर, तो उसको भी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है फॉर हिज सिक्योरिटी। किस चीज़ के लिए? उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 किस चीज़ की बात करता है? ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, तो इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सेक्शन जो है हमारा 11 तक, सही है। तो सेक्शन जो हमारे पास 10 है, सेक्शन 10 किस चीज़ की बात करेगा? सेक्शन 10 बात करता है पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। अच्छा, आप देखें प्रीवियसली ये क्या था? लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर क्या है? पावर टू प्रोहिबिट आर्म्स। कौन प्रोहिबिट कर सकता है आर्म्स को? किसके पास पावर्स हैं? गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट प्रोहिबिट ब्रिंगिंग इनटू और टेकिंग आउट ऑफ द सीन। यानी कि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात हैं, होम डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में अनाउंस करने के बाद ही क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है कि कोई भी शख्स सिंध से बाहर नहीं ले जा सकता, सिंध के अंदर ला नहीं सकता, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पावर टू रिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। पावर टू रिस्ट्रिक्ट आर्म्स। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 11 डील कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि इस इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पर लेके जा सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं लेके जा सकते। किस तरीके से? कि बिल फर्ज गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट नो पर्सन शैल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सिंध आर्म्स एंड स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन अनलेस ही होल्ड्स लाइसेंस अलोंग विथ रिटर्न अथॉरिटी। यानी कि रिटर्न अथॉरिटी अगर उसके पास है तो वो चलो ठीक है, बाहर ले जा सकता है, लेके आ सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप पंजाब के अंदर ले जा सकते हैं लेकिन KPK के अंदर नहीं ले जा सकते, सही है, तो अगर वो लेके भी जाता है तो उसके बाद रिटर्न अथॉरिटी होनी चाहिए अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर नंबर 2 था किस चीज़ के बारे में? चैप्टर नंबर 2 ने हमें सिंपली क्या बताया? हमें बताया कि एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। अक्वायर करे कोई शख्स, पजेस करे किसी भी फायर आर्म को या किसी भी आर्म को या फिर असला और बारूद को, तो उसके बारे में ये चैप्टर था। आज हमने ये चैप्टर सिंपली डिस्कस किया सिंध आर्म्स एक्ट 2013 का, क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर उनका सेपरेट लॉ है आर्म्स का। KPK के अंदर सेपरेट है, पंजाब के अंदर सेपरेट है, और एक जनरल प्रैक्टिस है जो कि आपको शायद पता भी होगी या हो सकता है ना भी पता हो, तो वो अगर डिस्कस की जाए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब आप सवात साइड चले जाएं तो सवात साइड में ये एक इसीलिए भी शायद मैं कह सकता हूँ कि जो है पास हुआ था कि 2013 से पहले ज़्यादा प्रैक्टिस देखी गई कि सवात साइड से KPK साइड से लोग जो है क्या कर रहे थे कि इंपोर्ट कर रहे थे आर्म्स को, और उन आर्म्स के अंदर ये देखा कि बड़े ही सस्ते आर्म्स थे, वो अभी भी मिलते हैं और अभी भी आप लेके आ सकते हैं बआसानी, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है ये बात। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सवात से वापस आ रहा था तो बाय बस अगर मैं आया तो बाय बस मुझे याद नहीं पड़ता कि कहीं भी चेकिंग हुई, ठीक है, वापसी में मुझे ये था कि शायद चेकिंग हुई लेकिन कहीं भी चेकिंग नहीं, और मुझे अगर अवेयरनेस होती तो शायद मैं भी ले आता। मजाक कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं मेरे पास, जी उसको बाद में डिस्कस करें। फिर कहने का मकसद सिंपल इतना है कि फ़ायर आर्म को वहाँ से लेके आना बहुत ही आसान है, और जब आप उसकी मार्केट में जाएंगे उसका नाम है तमाचा मार्केट। तमाचा पश्तो में कहते हैं किसको? आर्म्स को। तो उस मार्केट के अंदर आपको एक वेपन अगर जर्नली सिंध के अंदर आपको मिल रहा है 1,10,000 का, तो वही बिल्कुल हूबहू उस जैसा ही वेपन आपको उस मार्केट के अंदर, उस बाज़ार के अंदर कितने का मिलेगा? 15,000 to 20,000 का। लेकिन उसको किस तरीके से लाया जा सकता है? उसको लाने के बाद आप किस तरीके से उसको जो है अपने नाम पर करवा सकते हैं? उसको अपने लाइसेंस पर भी चढ़ाया जा सकता है और विदाउट लाइसेंस भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ये जो आप मूवीज़ देखते हैं कि बिना लाइसेंस के इशू किया जाता है, बिना लाइसेंस के एक शख्स पिस्टल ख़रीदता है और किसी भी शख्स को जाके मार देता है, तो विदाउट लाइसेंस भी इशू होते हैं, और विदाउट लाइसेंस भी ये प्रैक्टिस देखी गई है कि लोग अक्सर विदाउट लाइसेंस ही वेपन्स को होल्ड करते हैं और उससे फिर जो है मर्डर्स के लिए या किसी भी ऑफेंस के लिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो कर लें।
कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।